दोनों बंगाली मुक्ति बाहिनी वाले मर चुके थे। कमांडो खालिद समझ गया कि मैंने अपना काम कर दिया है। उसने लड़की से कहा, घबराओ नहीं, खामोश रहो, हम मुसलमान हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। ये सांप नहीं है, ये मेरा भाई है, जल्दी से हमारे साथ निकल चलो। लड़की शिशदर सी होकर कभी मेरी तरफ देखती और कभी दोनों बंगालियों की लाशों को देखती। दहशत के मारे उसके होंठ खुले हुए थे। मैंने इंसानी आवाज में कहा, कमांडर, इसे लेकर निकलो। लड़की ने जब एक ऐसे इंसान की आवाज सुनी जो उस कमरे में नहीं था तो और ज्यादा दहशत ज़दा हो गई। खालिद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ये मेरे दोस्त की आवाज थी, ये सांप नहीं है, ये इंसान है, मेरा दोस्त है और तुम्हारा भाई। इसी ने इन दोनों दुश्मनों को हलाक किया है। हम इसी मकसद के साथ यहाँ आए थे। हमें बताओ, यहाँ से फरार होने का कोई दूसरा रास्ता है? अपनी रिहाई का सुनकर लड़की में जैसे एक नई ताकत आ गई। वो उठ खड़ी हुई। कमांडो खालिद ने उसके सामने मुझे उठाकर जेब में रख लिया। लड़की डर कर पीछे हट गई। कहने लगी, इन झोंपड़ों के पीछे एक रास्ता है। उसका उर्दू बोलने का लहजा खालिस पंजाबी था। लड़की हमें लेकर झोंपड़ी से निकली और बाहर पीछे अंधेरे में आ गई और सामने दरख्तों की तरफ चल पड़ी। खालिद उसके साथ साथ तेज तेज कदम उठाता चल रहा था। मैंने लड़की से पूछा, इस तरफ कौन सा इलाका है? लड़की अब होशियार हो गई थी। उसे एक अजाब से रिहाई मिल गई थी। उसने ये बिल्कुल ख्याल न किया कि मैं सांप हूँ और इंसान की आवाज में उससे बात कर रहा हूँ। कहने लगी, मालूम नहीं कौन सा इलाका है, आगे एक बड़ी सड़क आएगी। इस सड़क की रोशनियां हमें दरख्तों के अकब में नजर आने लगी। मैंने कमांडो खालिद से कहा, यहाँ से टैक्सी रिक्शा जो मिले ले लेना और अपने ठिकाने पर ही चलना। सड़क पर आकर कमांडो खालिद लड़की के साथ एक जगह रुक गया। अभी रात का पहला पहर ही था। सड़क पर से गाड़ियां वगैरह गुजर रही थीं। एक खाली टैक्सी मिल गई। खालिद ने ड्राइवर से कहा, पुराने घाट की तरफ चलो। टैक्सी चल पड़ी। कई सड़कों पर से गुजरने के बाद जब टैक्सी दरियाए हिगली के पास आई तो खालिद ने टैक्सी छोड़ दी। यहाँ से उसे पैदल ही अपने खुफिया ठिकाने तक जाना था। लड़की भी उसके साथ जल्दी जल्दी चल रही थी। मैंने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? लड़की ने कहा, रजिया। मैंने उसके बाद कुछ न पूछा। हम अपने खुफिया ठिकाने के करीब आए तो लड़की ने कहा, यहाँ मुक्ति बाहिनी वाले ना आ जाएं। खालिद ने कहा, फिक्र न करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। खालिद ने कोठरी में आकर मोमबत्ती रोशन कर दी और दरवाजा बंद कर दिया। लड़की से कहा, यहाँ बैठ जाओ रजिया बहन। लड़की चारपाई पर बैठ गई। उसने मुझे जेब से निकालकर अपने हाथ में ले लिया और कहा, तुमको सब कुछ मालूम हो चुका है। अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये सांप मेरा दोस्त करमदाद है। इस पर एक सपेरे ने जादू करके सांप बना दिया है, मगर ये किसी भी वक्त अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ सकता है। इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फिर उसने रजिया को मुख्तलिफ अल्फाज में बताया कि हमारा मिशन गैर बंगाली औरतों को आजाद करवाना और मुक्ति बाहिनी वालों को उनके जुल्म की सजा देना है। लड़की का डर खौफ काफी हद तक दूर हो चुका था, लेकिन एक सांप को खालिद की कलाई में लिपटा हुआ देखकर और उसको इंसानी आवाज में बातें करते सुनकर उस पर एक दहशत सी जरूर थी। मैंने लड़की से पूछा कि वो मशरकी पाकिस्तान में कहाँ रहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि उसकी शादी को 2 साल गुजरे हैं। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। उसका खावत गैस के चूल्हों की मुरम्मत का काम करता था। उसकी वजीराबाद में दुकान थी। किसी ने कहा कि मशरकी पाकिस्तान के शहर खल्ला में एक बड़े मशहूर हकीम साहब हैं। वो रूहानी इलाज भी करते हैं और उनके इलाज से बांझ औरतों को भी औलाद मिल चुकी है। उसका खावत उसे लेकर मशरकी पाकिस्तान आ गया। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, हम खुलना में हकीम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि 2 माह का कोर्स पूरा करना होगा। उन्होंने मुझे खाने को गोलियां भी दी और कहा कि मैं 40 दिन वजीफा करूंगा। इस दौरान मशरकी पाकिस्तान में गड़बड़ शुरू हो गई। मैंने अपने खावत से कहा, वापस वजीराबाद चले चलो। वो बोला, इलाज अधूरा रह जाएगा और ये गड़बड़ मामूली है, जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन गड़बड़ बढ़ गई। ऐसी कयामत मची कि कुछ न मालूम हो सका कि ये क्या हो रहा है। हिंदू बंगालियों ने पंजाबियों, पठानों और मुसलमान बिहारियों के मकानों को आग लगाना शुरू कर दी। फिर मुक्ति बाहिनी वाले भी इंडिया से आ गए जो बंगाली नहीं थे। उनको कत्ल किया जाने लगा। हम किसी तरह खुलना से निकलकर चिटागोंग आ गए। वहाँ मेरे खावत का एक मिलने वाला रहता था। हमें वहाँ आए दूसरा दिन था कि रात को हमारे घर पर मुक्ति बाहिनी वाले आ गए। उन्होंने मेरे खामद को गोली मारकर मार डाला और मुझे उठाकर ले गए। लड़की रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। कमांडो खालिद ने और मैंने उसे हौसला दिलाने की कोशिश की, मगर लड़की के आंसू नहीं थमते थे। खालिद ने उसे चारपाई पर लेट जाने को कहा और मुझसे बोला,
मैं कुछ खाने को लाता हूँ, तुम यहाँ रह कर रजिया बहन की हिफाजत करो। वो मुझे कोठरी में छोड़कर चला गया। लड़की चारपाई पर सर झुकाए बैठी दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने भी उसे तसल्ली देने की कोशिश की और कहा, रजिया बहन, ये एक कयामत थी जो आई और अपने साथ सैकड़ों खानदानों को तबाह बर्बाद करके गुजर गई। खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें गुनाह की दलदल से निकाल लिया है। मशरकी पाकिस्तान में न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने गैर बंगालियों का खून गलियों और बाजारों में बह गया और वो शहीद हो गए। न जाने कितनी औरतों के सुहाग उजड़ गए। बहन, तुम भी सब्र करो, शायद खुदा को यही मंजूर था। लड़की ने रिंधी हुई आवाज में कहा, खुदा जाने अभी मेरा क्या हाल होने वाला है। मैं वजीराबाद अपने माँ बाप बहन भाई के पास कैसे पहुँचूंगी? वो तो यही समझ रहे होंगे कि मैं मर चुकी हूँ। काश मैं भी जमील के साथ ही मर जाती। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जमील उसके शहीद खामद का नाम था। मैंने उसे कहा, बहन, हम तुम्हें जहन्नम से निकाल लाए हैं तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास भी जरूर पहुँचा देंगे। तुम फिक्र न करो, ये हमारा फर्ज है जिसे हम जरूर पूरा करेंगे। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, भाई, तुम तो एक सांप हो, तुम मुझे मेरे माँ बाप के पास कैसे पहुँचाओगे? मैंने उसे कहा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे और भी मुसलमान मुजाहिद हैं। वो तुम्हें खुद पाकिस्तान तुम्हारे घर पहुंचाकर वापस आएंगे। खुदा जाने कुछ देर बाद किस होटल से कमांडो खालिद थोड़ा बहुत खाने पीने को ले आया। उसने रजिया को मजबूरन कुछ खिलाया। उसने भी लड़की को तसल्ली दी और कहा कि हम लोग उसे हर हालत में पाकिस्तान उसके घर पहुंचा देंगे। लड़की को कुछ इत्मीनान हो गया। कहने लगी, तुम लोग फरिश्ता बनकर आए हो, खुदा तुम्हें इस नेकी का बड़ा सवाब देगा। मैंने कहा, रजिया बहन, हमने सवाब की खातिर ये सब कुछ नहीं किया, ये तो एक मुसलमान की हैसियत से हमारा फर्ज था। ये बताओ कि तुम्हें कुछ और औरतों का भी इल्म है जिन्हें मुक्ति बाहिनी वाले उठाकर यहाँ कलकत्ते ले आए थे? रजिया ने गहरी सांस भरकर कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे यहाँ इन दरिंदों ने अकेले ही रखा हुआ था। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। लड़की ने कहा, खुदा ने दोनों जालिमों से मेरी बर्बादी का बदला ले लिया है। उनकी लाशें देखकर मेरा सीना ठंडा हो गया था। मैंने कमांडो खालिद से कहा, मेरा ख्याल है हमें रात के अंधेरे में यहाँ से निकलकर हैदर भाई के पास चले जाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? कमांडो कुछ सोचकर बोला, वहाँ जाना ठीक नहीं है। हैदर भाई की खोली इंटेलिजेंस वालों की निगाहों में आ चुकी है। हम रजिया बहन को लेकर वहाँ गए तो डर है कि पकड़े जाएंगे। मैंने पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? खालिद ने कहा, मैं आधी रात के बाद हैदर के पास जाऊंगा और उसे लेकर यहाँ आ जाऊंगा। अगर वो ना आ सका तो उससे मशवरा जरूर करूंगा कि रजिया को हम कैसे पाकिस्तान पहुंचा सकते हैं। मैंने खालिद से कहा, मेरा मशवरा तो यही है कि हम रजिया को लेकर भोपाल चले जाते हैं। वहाँ अपने मुजाहिदों की ड्यूटी लगाएंगे कि वो रजिया को अपनी हिफाजत में मकबूजा कश्मीर और वहाँ से जंग बंदी लाइन पार करके आजाद कश्मीर ले जाएं और उसे उसके घर वजीराबाद छोड़ाएं। कमांडो खालिद कहने लगा, मेरे ख्याल में यही तरीकाकार ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ कलकत्ते में हैदर भाई के इतने वसाइल नहीं हैं। भोपाल में हमारे पहुँचने तक दोनों मुजाहिद कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन को श्रीनगर छोड़कर वापस आ चुके होंगे। वही रजिया बहन को अपने साथ आजाद कश्मीर और वहाँ से वजीराबाद ले जाएंगे। दोनों तजुर्बाकार भी हैं और जंग बंदी लाइन के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। मैंने कहा, तो फिर क्यों ना हावड़ा स्टेशन से सुबह सुबह भोपाल जाने वाली कोई गाड़ी पकड़ें? हैदर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वो बोला, ये तजवीज भी मुनासिब है। हम भोपाल पहुंचकर हैदर को किसी तरीके से इत्तला कर देंगे कि हम भोपाल आ चुके हैं। मैंने कहा, लेकिन एक बात है, कलकत्ते में अभी मुक्ति बाहिनी वाले मौजूद हैं। हमें उनसे भी इंतकाम लेना है और उन्हें उनके जुल्म सितम की सजा देनी है। और अगर यहाँ किसी जगह अगवाशुदा औरतें हो तो उन्हें भी रिहा करवा के पाकिस्तान पहुँचाना है। कमांडो खालिद बोला, हम रजिया को भोपाल में अपने मुजाहिदों के साथ कश्मीर की तरफ रवाना करके दोबारा वापस यहाँ आ जाएंगे। आखिर यही तय पाया कि हमें कलकत्ते से सीधा भोपाल ही जाना चाहिए। उस वक्त रात के 11 बजने वाले थे। लड़की को हमने मजबूर करके चारपाई पर सुला दिया कि वो कुछ देर आराम करे। स्टेशन पर जाने से पहले उसे उठा देंगे। रजिया बेचारी जाने कब की जागी हुई थी, चारपाई पर सिमट कर पड़ गई और थोड़ी देर बाद गहरी नींद सो रही थी। मैंने खालिद से कहा, तुम्हारे पास भोपाल तक का 2 आदमियों का किराया है? उसने बताया कि उसके पास काफी पैसे हैं। मैंने कहा, रजिया को अपने साथ ट्रेन पर बिठाना, औरतों वाले डिब्बे में अकेले ना बिठाना। वो बोला, मैं अपने साथ ही बिठाऊंगा। अब ये मालूम नहीं कि भोपाल जाने वाली गाड़ी किस वक्त
वक्त छूटती है। मैंने कहा सुबह होने से पहले हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, भोपाल की तरफ जो गाड़ी भी जाती होगी उसमें बैठ जाएंगे। यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा ख्याल है सुबह तक किलाल खाने वालों को मुक्ति बहानी वालों की लाशों का पता चल जाएगा। वो बोला तो फिर अभी यहाँ से निकल पड़ते हैं, हो सकता है कोई गाड़ी मिल जाए। मैंने कहा रजिया को जगा दो, अभी चलते हैं। खालिद ने रजिया को जगा दिया। रजिया बहन हमें अभी जाना होगा। वो उठकर बैठ गई। कमांडो खालिद ने मुझे उठाकर अपनी कमीज की जेब में डाला और रजिया से कहा मेरे साथ आओ। इलाका गैर आबाद था, रात के वक्त उधर और भी सन्नाटा था। हम कॉलोनी से हटकर जा रहे थे। दरिया एक तरफ रह गया था, दूर से दरियाए हिगली के पुल की रोशनियां नजर आ रही थीं। एक जगह से रिक्शा मिल गया, हम स्टेशन पर आ गए। कलकत्ते के 2 स्टेशन हैं, एक स्टेशन का नाम हावड़ा स्टेशन है, दूसरे का नाम सियालदा है। भोपाल की तरफ गाड़ियां हावड़ा स्टेशन से जाती थी। हावड़ा जंक्शन पर बहुत रौनक थी। धोती कुर्तों वाले बंगाली आम नजर आ रहे थे। बांग्लादेश बन जाने के बाद से यहाँ लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा हो गई थी। पुलिस भी थी और मिलिट्री पुलिस के आदमी भी थे। मैंने कमांडो खालिद से कहा ज्यादा होशियार रहना खालिद भाई, पुलिस इधर उधर फिर रही है, इंटेलिजेंस वाले भी जरूर होंगे। कमांडो खालिद ने आहिस्ता से कहा खुदा के लिए तुम खामोश रहो। रजिया ने चूंकि बंगाली औरतों की तरह साड़ी नहीं पहनी हुई थी, वो शलवार कमीज में थी, इसलिए बंगाली उसके करीब से गुजरते हुए उसे एक नजर घूर कर जरूर देखते। वो अपने लिबास और हुलिये से साफ पहचानी जाती थी कि पंजाबी औरत है। खालिद साथ था जिसने बंगालियों वाला धोती कुर्ता पहना हुआ था। उसने भोपाल के 2 टिकट ले लिए और जिस प्लेटफॉर्म से गाड़ी जाने वाली थी वहां आ गया। वहां मुसाफिरों का रश नहीं था, जिसकी वजह से उसे दूर से देखा जा सकता था। यहाँ पुलिस के सिपाही भी नजर नहीं आ रहे थे। एक कुली ने बताया था कि दिन के 6 बजे से पहले कोई गाड़ी भोपाल सीधी नहीं जाएगी, रास्ते में गाड़ी बदलनी पड़ेगी। एक ट्रेन 2 बजे वाया कानपुर दिल्ली जा रही है। हमें कानपुर से भोपाल वाली गाड़ी पकड़नी थी। हम ट्रेन में बैठ गए। रजिया को कमांडो खालिद ने अपने साथ ही डिब्बे में बिठाया। मैं उसकी जेब में था। स्टेशन पर कोई मुश्तबा आदमी नजर नहीं आया था। ट्रेन दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। ये भी बड़ा थका देने वाला सफर था। दूसरे दिन शाम के वक्त ट्रेन कानपुर पहुंची। यहाँ से हमें ट्रेन बदलनी थी और भोपाल जाने वाली गाड़ियां पकड़नी थी। हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए। यहीं खालिद और रजिया ने खाना खाया। चूंकि हमारे पास कोई नहीं था, इसलिए हम बेफिक्र होकर गुफ्तगू कर सकते थे। मैंने खालिद से कहा मैं जेब से बाहर निकल रहा हूँ। उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया। बोला किसी की नजर पड़ गई तो नजरों में आ जाएंगे। गाड़ी के आने में अभी 1 घंटा था। खालिद चाय की कैंटीन से चाय के गिलास ले आया। ये मिट्टी के गिलास थे। चाय पीने के बाद ये गिलास फेंक दिए जाते थे। खालिद और रजिया प्लेटफॉर्म के खाली बेंच पर बैठे हुए थे। मैंने उसकी बगली जेब में से गर्दन बाहर निकाली हुई थी। दूर रेलवे यार्ड पर शाम की स्याही इंजनों के धुएं में घुल मिल रही थी। इंजनों के इधर उधर शंट करने और डिब्बों के आपस में टकरा कर रुकने की आवाज आ रही थी। कानपुर का शहर बड़ा पुराना और गुंजान शहर है। उसका रेलवे स्टेशन भी वैसा ही पुराना और गुंजान था। लोगों के चेहरों से मालूम हो रहा था कि मुफलिसी का शिकार हैं और उन्हें पेट भर कर खाने को नहीं मिल रहा। कमांडो खालिद रजिया को तसल्ली दे रहा था कि वो परेशान न हो, हमारे आदमी उसको पाकिस्तान पहुंचाकर वापस आएंगे। मैं बीच में कोई एक आध बात कर लेता था। एक दरमियानी उम्र का दुबला पतला घुंघराले बालों वाला देहाती एक हाथ में छोटी सी गठरी पकड़े हमारे सामने से गुजरा। उसका रंग गहरा सांवला था और जिस्म हड्डियों का ढांचा लगता था। बालों में सफेदी झलक रही थी। वो जब करीब आया तो मैं खालिद की जेब के अंदर हो गया। 10-15 सेकंड बाद गर्दन बाहर निकाली। कमांडो खालिद रजिया से बातें कर रहा था। मैंने देखा कि घुंघराले बालों वाला उधेड़ उम्र देहाती हमसे चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया था। वो कभी सामने देखता, कभी ऊपर प्लेटफॉर्म की छत को देखता और कभी गर्दन मोड़कर हमारी तरफ देखने लगता। मैंने उस देहाती को देख लिया था। खालिद ने शायद उसे करीब से गुजरते हुए सरसरी नजर से ही देखा होगा। देहाती आदमी कोई 1-8 मिनट वहीं खड़ा रहा, फिर वहीं से उल्टे पांव वापस हमारी तरफ आने लगा। हमारे करीब से गुजरते हुए उसने कमांडो खालिद पर एक गहरी निगाह डाली और आगे निकल गया। मैंने खालिद से कहा, ये बूढ़ा देहाती तुम्हारी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। खालिद कहने लगा, मुझे देखने से उसे क्या मिलेगा? मेरा ख्याल है कि रजिया की तरफ देख रहा था।
میں نے کہا کمانڈر ایسی بات نہیں ہے, یہ تمہیں ہی دیکھ رہا تھا, مجھے یہ CID کا آدمی لگتا ہے. کمانڈو خالد رضیہ سے باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گیا تھا. بوڑھا دیہاتی 20-30 قدم آگے جانے کے بعد واپس آ رہا تھا. میں نے خالد سے کہا وہ واپس آ رہا ہے, وہ تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے. بوڑھا دیہاتی ہمارے قریب سے گزر گیا. میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا. اس دفعہ اس نے ہماری طرف بالکل نہیں دیکھا تھا, لیکن اپنی رفتار آہستہ کر دی تھی. جب وہ آگے چلا گیا تو کمانڈو خالد کہنے لگا, مجھے تو اس میں کوئی CID والوں کی بات دکھائی نہیں دیتی. عام سا دیہاتی بوڑھا ہے, شاید اپنے کسی ساتھی کو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. میں خالد کی جیب سے تھوڑی سی گردن نکالے بوڑھے دیہاتی کو آگے کی طرف جاتے برابر دیکھ رہا تھا. وہ 10-12 قدم چل کر ایک بار پھر رک گیا. اب وہ وہیں ایک طرف ہو کر پلیٹ فارم کی چھت کے آہنی ستون کے پاس بیٹھ گیا. پھر اس نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور بیڑی پینے لگا. میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی. بیڑی کے 2-1 کش لگانے کے بعد بوڑھے دیہاتی نے ایک بار پھر مشکوک انداز میں ہماری طرف دیکھا. میں نے خالد سے کہا, خالد بھائی یہاں سے اٹھ کر کسی دوسری طرف چلے چلو, یہ بوڑھا انٹیلیجنس کا آدمی ہے. خالد اٹھ کھڑا ہوا, رضیہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی. پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر کوئی آدمی نہیں تھا. وہاں جا کر خالد ایک بینچ پر بیٹھ گیا. میں نے جیب سے سر نکال کر دیکھا, بوڑھا دیہاتی جہاں بیٹھا تھا وہاں نہیں تھا, وہ چلا گیا تھا. مجھے بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی CID کا نہ ہو, مجھے یوں ہی وہم ہو گیا ہو, لیکن میں نے وقت پر چوکنا ہو کر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا. کمانڈو خالد بھی پولیس کو مطلوب تھا اور CID اس کی خفیہ اسلامی تنظیم کے کارکنوں کو تلاش کرتی پھرتی تھی. اتنے میں پلیٹ فارم پر مسافروں کی آمد شروع ہو گئی. بھوپال جانے والی ٹرین آ رہی تھی. ٹرین آ گئی, مسافر ڈبوں کی طرف دوڑ پڑے. ٹرین میں پہلے بھی کافی رش تھا. خالد کو بھی ایک ڈبے میں جگہ مل گئی. اس نے رضیہ کو ایک عورت کے ساتھ بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا. خالد کے کرتے کی جیب ڈبے کے دروازے کی طرف تھی. میں جیب سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دروازے میں سے آنے جانے والے مسافروں کو دیکھ رہا تھا. یوں ہی مجھے وہم تھا کہ کہیں بوڑھا دیہاتی ہمارے ڈبے میں نہ آ جائے, مگر وہ نہ آیا. ٹرین چل پڑی. ٹرین جھانسی پہنچی تو خالد رضیہ کو یہ کہہ کر اٹھا کہ میں چائے لے کر آتا ہوں. میں اس کی جیب میں ہی تھا. ڈبے سے باہر آ کر اس نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا, وہ آدمی تمہیں دوبارہ تو نظر نہیں آیا؟ میں نے بھی آہستہ سے کہا, نہیں دوبارہ اسے نہیں دیکھا. تمہارا خیال ٹھیک تھا, وہ کوئی عام دیہاتی تھا. ویسے ہمیں محتاط ہی رہنا چاہیے. کمانڈو خالد سامنے چائے کے اسٹال کی طرف بڑھتے ہوئے بولا, اپنی طرف سے تو ہم کافی احتیاط کرتے ہیں, باقی اللہ مالک ہے. اس نے چائے کے 2 مٹی کے کٹورے لیے اور واپس ڈبے کی طرف چل پڑا. پلیٹ فارم پر کافی روشنی تھی. اچانک مجھے وہی بوڑھا دیہاتی نظر آ گیا. وہ ہمارے ساتھ والے ڈبے کی کھڑکی کے پاس کھڑا اندر جھانک کر جیسے کسی کو تلاش کر رہا تھا. میں نے خالد کو ایک خاص سیٹی کی آواز میں خطرے کا سگنل دیا. یہ ہلکی سی سیٹی میں سانپ ہونے کی وجہ سے اپنے منہ سے 2 بار نکال سکتا تھا, اور یہ اس وقت نکالتا تھا جب آس پاس کوئی خطرہ ہو اور میں انسانی آواز میں خالد کو خطرے سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا. سگنل کی آواز پر خالد کے منہ سے بے اختیار نکل گیا, کیا بات ہے؟ میں کچھ نہ بولا کیونکہ ہم ڈبے کے مسافروں کے درمیان آ گئے تھے. چونکہ میں نے خطرے کا سگنل دے دیا تھا, اس لیے خالد مجھ سے بات کرنے کو بے چین تھا. اس نے چائے کے گلاس رضیہ کو پکڑائے اور یہ کہہ کر لیٹرین کی طرف گیا کہ میں ابھی آتا ہوں. لیٹرین میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے پوچھا, کیا بات ہو گئی ہے؟ میں نے کہا, میں نے اسی مشتبہ بوڑھے کو ساتھ والے ڈبے کے باہر دیکھا ہے. وہ کھڑکی میں سے جھانک کر کسی کو تلاش کر رہا تھا. خالد نے کہا, تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی دیہاتی بوڑھا تھا؟ میں نے کہا, یہاں تو روشنی ہے, میں تو اندھیرے میں بھی آدمی کی شکل دیکھ لیتا ہوں. یقین کرو یہ وہی بوڑھا تھا. خالد کہنے لگا, کیا خیال ہے تمہارا, ہم جھانسی میں اتر جائیں؟ میں نے کہا, ٹرین سے اترو گے تو پولیس کا خطرہ بڑھ جائے گا. اگر یہ واقعی CID کا آدمی ہے اور تم کو اس نے شناخت کر لیا ہے تو یہ فوراً پولیس کو خبر کر کے تمہیں پکڑوا دے گا. میرا خیال ہے اسی ٹرین میں بیٹھے رہو. اتنے میں ٹرین کو ایک دھچکا لگا اور وہ آگے کو چلنے لگی. اب تو اسی ٹرین میں رہنا ہوگا, فکر نہ کرو, آٹومیٹک پسٹل میرے پاس موجود ہے. میں نے کہا, میں بھی چوکس ہو کر تمہاری جیب میں رہوں گا. خالد لیٹرین سے باہر آ کر رضیہ کے ساتھ بیٹھ گیا. ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں
रवां थी। भोपाल वहां से काफी फासले पर था। मैंने दो एक बार जेब में से थोड़ा सा सर निकाल कर डिब्बे के मुसाफिरों का जायजा लिया। वहां मुझे मशकूक बूढ़ा देहाती कहीं दिखाई न दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ा कोई आम मुसाफिर है या हमें खामखा इस पर शक हो गया है या सचमुच ये इंटेलिजेंस का आदमी है। रास्ते में स्टेशन आते और गुजर जाते। ट्रेन जंगलों दरियाओं पर से गुजरती चली जा रही थी। किसी स्टेशन पर रुकती, किसी स्टेशन को छोड़कर आगे निकल जाती। दिन की सफेदी अभी नहीं फैली थी। रात का पिछला पहर होगा कि ट्रेन भोपाल के स्टेशन में दाखिल हो गई। हम लोग प्लेटफॉर्म पर उतर आए। दूसरे मुसाफिर भी यहाँ उतरे थे। हम उनके दरमियान में चल रहे थे। ये खालिद की अक्लमंदी थी कि वो मुसाफिरों से अलग नहीं हुआ था। वो और रजिया प्लेटफॉर्म के गेट पर से निकल गए। ये खालिद का अपना शहर था। उसने बाहर आते ही एक रिक्शा ले लिया, रजिया को साथ बिठाया और उसे एक खास इलाके की तरफ चलने को कहा। ये इलाका हमारी खुफिया कमीनगाह का एक करीबी इलाका था। वहां आकर रिक्शा छोड़ दिया। आगे अंधेरे में खालिद रजिया को लेकर एक मैदान में से गुजरने लगा। ये मैदान मेरा देखा हुआ था। भोपाल शहर में दाखिल होते ही जमीला की खुशबू काफी तेज होकर मुझे महसूस हुई। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि जिंदा सलामत अपनी बीवी के पास पहुंच गया था, वगरना रास्ते में मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। एक तो पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी, दूसरे मैं सांप की शक्ल में था। जरा खालिद की जेब से बाहर निकलता तो लोग मुझ पर पत्थरों और लाठियों की बारिश कर देते और कुचल डालते। इंसान की शक्ल में होता तो कोई ताज्जुब नहीं था कि इंडियन पुलिस या मिलिट्री पुलिस के हत्थे चढ़ जाता। जिंदा सलामत वापस आने पर मुझे वाकई खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।